हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, बी है पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि पिट्स भारत एक्ट अधिनियम 1784 के अंतर्गत, या चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, या चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तो किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके जो प्रथम न्यायाधीश बने थे उनका नाम भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश बने थे। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे। दिए गए और ऑप्शंस पर अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट की जो प्रमुख घटना रही थी वह थी द्वैध शासन, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, तो इसमें क्या और प्रारंभ किया गया था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि व्यापारिक मामलों के और राजनीतिक मामलों के लिए अलग अलग जो है प्रशासन किया गया था। इसी के साथ साथ 1813 का जो आपका चार्टर अधिनियम आया था उसमें क्या किया गया था कि भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन हेतु 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता था। और इसके साथ साथ क्या किया गया था कि भारत के साथ व्यापार का अधिकार खत्म कर दिया गया था, कुछ सीमाओं के अधीन भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था, और जिसमें हम क्या कर सकते थे, तो केवल चाय और चीनी के व्यापार को ही कर सकते थे। कंपनी का जो अधिकार था वह चाय और चीनी के लिए 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। तो 1833 की भी अगर हम बात कर लें तो 1833 में आपके जो बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और पहला जो भारत का गवर्नर जनरल बना था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस प्रकार आपके चारों एक्ट के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए है 1833 का चार्टर एक्ट, बी है 1853 का चार्टर एक्ट, और सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और डी है काउंसिल एक्ट 1861। तो कौन सा ऐसा एक्ट आया था जिसके बाद भारतवासियों ने देश के जो प्रशासन संबंधी कार्य थे उनमें थोड़ा बहुत हिस्सा लेना जो है संभव बना दिया गया था उनके लिए भी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीयों को कुछ प्रशासन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करने या कह सकते हैं थोड़ा बहुत उनमें भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी थी। किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। हमने अभी कहा था कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल भी बना दिया गया था, और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो बेंटिक बने थे। इसके साथ साथ इसमें और क्या क्या किया गया था उसके बारे में भी जान लेंगे। तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य यानी कि लॉर्ड मैकाले को भी शामिल किया गया था। कब? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही। इसके साथ साथ कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। कंपनी सिर्फ और सिर्फ अब राजनीतिक कार्य ही कर रही थी, और दास प्रथा की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम भी उठाए गए थे। तो ये था आपके चार्टर एक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब अगर हम बात करें 1853 के चार्टर एक्ट की, तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत भारत में भारतीयों के लिए सिविल सेवा प्रारंभ कर दी गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि भारतीयों के लिए सिविल सेवा किस एक्ट के तहत प्रारंभ की गई थी? तो वह एक्ट था आपका 1853 का चार्टर एक्ट। और गवर्नमेंट इंडिया ऑफ 1858 के तहत क्या किया गया था? यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा इसे कहा गया था। तो 1858 के मैग्ना जो इंडिया एक्ट आया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, इसको क्या कहा गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया था। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। 1858 के जो है इंडिया एक्ट को क्या कहा गया था? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। आई होप कि आप अब ये प्रश्न अच्छे से याद कर पाएंगे। तो 33 में क्या हुआ? भारतवासियों को थोड़ा बहुत हिस्सा लेने दिया गया। 53 में क्या हुआ? किस चीज़ में हिस्सा लेने दिया गया?
कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में। 53 में क्या हुआ? 53 में सिविल सेवा प्रारंभ कर दी गई। 58 में क्या हुआ? यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा इसको कहा गया, क्योंकि जो शासन था वो कंपनी से हटा करके क्राउन के हाथों में हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, बी है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, और सी है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, और डी है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो देखिए 1909 वाला जो है इसे आपका क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है इसके संबंध में बात की गई थी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 1919 के, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में ये लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और द्वैध शासन व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो 1919 को किसके नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भी दे दिया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया था। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र प्रदान किया गया था। 1892 की बात की जाए तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई और साथ ही साथ आपके बजट चर्चा पर प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी तो किसमें? 1892 के अधिनियम के द्वारा। तो आई होप कि आप ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ रहे होंगे और बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही होगी। मेरा पूरा उद्देश्य है कि मैं प्रत्येक प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिकॉल करवाऊँ ताकि वीडियो के एंड तक आप सभी प्रश्नों पर अच्छी समझ बना चुके हों। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या हुआ था? लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। इसके साथ साथ महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भी भारतीय सचिव को दे दिया गया था। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम, और क्या हुआ था? 1909 में आपके पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना गया, और 1892 में बजट पर बहस करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। अगर बात की जाए 1861 के अधिनियम की कि इसमें क्या हुआ था, तो इसमें आपके अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अभी अभी हमने चर्चा की थी और इसीलिए हम हर ऑप्शंस को जितना संभव हो सकता है क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ताकि बार बार उन्हीं चीज़ों को करते हुए कम से कम आप इन अधिनियम के बारे में तो आने वाले प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892 क्या था? 1892 में अभी अभी हमने देखा था बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हो चुका था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 क्या हुआ था? तो 1919 में लोक सेवा आयोग का गठन हो गया था और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भारतीय सचिव को दे दिया गया था। 1935 भारत शासन अधिनियम क्या हुआ था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। क्या किया गया था? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। तो अब आपका एक ही ऑप्शन बचता है और ऑप्शन बचता है आपका बी, यानी कि 1919। इसे हम मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, बी है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, सी है भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, और डी है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। तो फटाफट से जो हमें आता है हम उसके बारे में पहले लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 1892 बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दे दिया गया। 1919 अभी अभी हमने चर्चा की थी और 1919 में हमें क्या कर दिया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना गया था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और इसके साथ साथ महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भारतीय सचिव को प्रदान कर दिया गया था। तो ऑप्शन कौन सा बचता है? ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और 1935 में आपके
केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ करने का जो है अधिकार प्राप्त हो गया था। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई थी। इसके साथ साथ अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी 1935 में की गई थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके रिजर्व आरबीआई की स्थापना भी आपकी किसके तहत की गई थी? 1935 के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए है कार्यप्रणाली सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। बी है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। सी है केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो यहाँ पर हमें कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन एक चीज़ तो हमें अच्छे से पता है कि जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की जा रही है, ये तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था। ये हमारी की गई थी 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के अंतर्गत। यानी कि आपका 2 कहीं भी अगर आ रहा है वह आपका गलत हो जाएगा और हमें सही कूट चुनना है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, यानी कि केवल एक सही है या 1 और 3 सही है। तो अब आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1 और 3 सही है। 1919 के द्वारा क्या क्या हुआ था कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू कर दी गई थी और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण भी कर दिया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन भी कर दिया गया था। भारतीय सचिव महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। तो देखिए, ऐसा नहीं है, एक एक्ट के अंतर्गत कई कार्य किए गए थे। हम उन्हीं कार्यों को याद रखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जितनी भी चीज़ें संभव हो सकती हैं वो सब आपको कराई जा रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन ए है 1892 के द्वारा, बी है 1909 के द्वारा, सी है 1919 के द्वारा और डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो भारतीय जो विधान पालिका है वह पहली बार द्विसदनात्मक कब बनाई गई थी? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमने क्या देखा कि 1919 में ही द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। केंद्र की विधायिका जो थी उसमें शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया था। इसके साथ साथ विधान पालिका में प्रथम बार द्विसदनात्मक प्रणाली भी अपनाई गई थी। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भारतीय सचिव को दे दिया गया था। 1892 में हमने क्या देखा था कि फटाफट से बोलेंगे, 1892 में हमने देखा था कि हमें बजट पर चर्चा करने का अधिकार दे दिया गया था। 1909 में हमने देखा था कि मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो है बंटवारा कर दिया गया था। 1935 के द्वारा हमने देखा था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में प्रारंभ कर दिया गया था और इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना कर दी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? जो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है वह सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, जो आज भी हमारे संविधान के अंतर्गत देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा, बी है 1919 के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा, या सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, या डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो देखिए, ये तो कोई आपका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर इन तीनों में बात की जाए तो इन तीनों में हमें पता है कि 1909 में आपके पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आपके द्वैध शासन व्यवस्था से संबंधित चीज़ों के बारे में बात की गई है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात की जाए तो इसके द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं और ये अपने आप में संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसके तहत भारतीय अखिल संघ की स्थापना भी की गई थी और जो प्रांत में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में प्रारंभ किया गया तथा समस्त विषय 3 सूची में विभक्त कर दिए गए थे, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार भी किया गया था। तो प्रारंभ हुई थी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति 1909 में, जिसका विस्तार किया गया था 1935 में। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर पूछा गया था कि केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो वह आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935।
प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस एक्ट का दिखाई पड़ता है। तो भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूबहू उठा करके भारत शासन अधिनियम 1935 से ही अपनाया गया है। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से याद रखेंगे कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस शासन अधिनियम का मालूम पड़ता है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। जो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम है वह क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बी है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली है, सी है इसमें भारत का विभाजन जो है उसके बारे में उल्लेख किया गया है, और ऑप्शन डी है इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई हैं। तो यहाँ पर आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। आई होप कि आपने अगर व्याख्या पर थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेट किया होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रभाव है वह सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान पर देखने को मिलता है, यानी कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसीलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए है विलियम वुड, बी है पैथिक लॉरेंस, सी है स्टेफोर्ड क्रिप्स और डी है ए.बी. अलेक्जेंडर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो कैबिनेट मिशन था वह मार्च 1946 में गठित हुआ, मार्च 1946 में, और इसके जो सदस्य थे वह सदस्य थे आपके पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये व्यक्ति उस समय कौन थे, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स उस समय बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैथिक लॉरेंस सचिव थे, और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। वर्तमान में नहीं, उस टाइम जब आपके कैबिनेट मिशन गठित किया गया था। और ये गठित ही क्यों किया गया था, क्योंकि संविधान सभा की रूपरेखा को तैयार किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, बी है क्रिप्स योजना 1942 के द्वारा, सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो अभी अभी हमने देखा था कि जो भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था वह किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। सदस्य कौन कौन थे, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। तो आई होप कि आप अच्छे से याद रख पा रहे होंगे 1935 में क्या क्या हुआ था। तो एक बार फिर से रिकॉल कीजिएगा। द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी। इसके साथ साथ क्या किया गया था, आपका आरबीआई की स्थापना की गई थी। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, जो आपके राज्य सूची है, इन सब का वर्णन भी हमें 1935 के अधिनियम के द्वारा ही प्राप्त होता है, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ अगला प्रश्न है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार आपकी गठित की गई थी उस कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है सी राजगोपालाचारी, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। 1 सेकेंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर राधाकृष्णन और डी है जगजीवन राम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपके सदस्य नहीं थे, बाकी सभी आपके सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था, या कहें कि संविधान सभा के लिए प्रथम मांग किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन है आपके सामने एम.एन. राय के द्वारा, बी है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, सी है एनी बेसेंट के द्वारा, या डी है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एम.एन. राय के द्वारा। यहीं अगर बात की जाए कि 1935 में ये मांग किसने उठाई थी, तो 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग उठाई गई थी, संविधान की मांग उठाई गई थी। और वहीं 1938 में नेहरू जी ने ये मांग कब उठाई थी, तो 1938 में नेहरू जी ने संविधान के लिए मांग उठाई थी। और इसके साथ साथ इन्होंने वयस्क मताधिकार की भी मांग की थी। तो एम.एन. राय के द्वारा आपके सबसे पहले जो है संविधान सभा के लिए विचार प्रस्तुत किया गया था। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि 1938 में नेहरू जी के द्वारा 1934 में
जो है आपकी संविधान सभा की मांग की गई थी एम.एन. राय के द्वारा। इनका सन भी याद रखेंगे, 1934 में इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के द्वारा ये मांग की गई थी 1935 में। इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले मांग किसने की थी, तो सबसे पहले मांग की थी एम.एन. राय ने, और फिर 35 में, 34 में एम.एन. राय ने, 35 में कांग्रेस ने, और उसके बाद 38 में आपके जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की मांग को भी उठाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा बनेगी और जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। ये बात किस में कही गई थी? ऑप्शन ए है साइमन कमीशन के द्वारा कही गई थी, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा निश्चित की गई थी, कही गई थी, या सी है क्रिप्स मिशन के द्वारा, या डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्रिप्स मिशन के द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि एक संविधान सभा बनेगी और जिसके द्वारा जो संविधान है उसका निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर कहा गया एक निर्वाचित सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने 1942 में रखा था। और हमने सबसे पहले ये भी देखा था कि इसके बाद ही 1946 में फिर कैबिनेट मिशन गठित होता है और जो ये कहता है कि संविधान सभा की प्रारूप यानी कि जो रूपरेखा है उसको तैयार किया जाए। तो क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा जो है जान लेते हैं। तो देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय जो इंग्लैंड है वह चाहता है कि भारत के लोग उनकी मदद करें, उस युद्ध में भाग लें और भारत जो है इंग्लैंड की तरफ से लड़े। लेकिन क्योंकि भारत जो था वह इस चीज़ को अच्छे से जानता था कि हम सिर्फ लड़ेंगे लेकिन ये हमारे लिए कुछ भी करने वाले नहीं हैं, इसलिए भारत की तरफ से एक प्रस्ताव रखा जाता है कि यदि आप हमारी एक मांग स्वीकार करेंगे तभी हम आपके साथ युद्ध में भाग लेंगे। और वह मांग थी कि आप हमें संविधान बनाने के लिए अनुमति दें और हम अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, बल्कि हम आपके यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए संविधान के द्वारा भारत को नहीं चलाएंगे। और अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि भारतीयों में ये काबिलियत नहीं है कि वह अपना संविधान बना सकें। तो इसलिए क्योंकि उन्हें भारतीयों की ज़रूरत थी, इस ज़रूरत को देखते हुए उन्होंने उस समय तत्कालीन कारणों से कह दिया कि क्रिप्स मिशन 1942 आया और उसने कहा कि ठीक है हम आपको संविधान बनाने की अनुमति प्रदान करते हैं। लेकिन उसके लिए भी सरकार ने एक जो भारत के द्वारा एक अनुमति मांग ली गई थी, एक अनुज्ञा पत्र ले लिया गया था ताकि आप एक बेहतर समय के भीतर ही हमें संविधान बनाने का समय दें। ऐसा नहीं है कि हम युद्ध में भाग ले लें और बाद में आकर के आप हमें संविधान भी ना बनाने दें। और जिसके बाद ही 1946 में कैबिनेट मिशन गठित होता है और भारत में संविधान की रूपरेखा तैयार की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ऑप्शन है आपके सामने 8 लाख की जनसंख्या पर, बी है 10 लाख की, सी है 12 लाख की और डी है 15 लाख की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। और उस समय जो सीटें थी वो थी आपकी 297। कितनी थी? 296, 296 और 296 में से जो 294 थी ये सीटें आपकी ब्रिटिश प्रांत की थीं, जबकि 1 सेकेंड, आपकी 296 सीटों में से जो आपकी 4 सीटें थीं वो ब्रिटिश कमिश्नरी की थीं और इसके बाद आपकी जो 292 सीटें थीं वो किसकी थीं? कांग्रेस की थी। तो ये जो कमिश्नरी क्षेत्र से थी वे मात्र 4 सीटें थीं और ब्रिटिश प्रांत की कितनी थी? तो 292 सीटें थीं। और बाकी के 97 सीटों पर आपके जो राजे रजवाड़े थे या कह सकते हैं उस समय के जो शासक थे उनके द्वारा स्वयं ही सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया था। तो चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? कुल 296 सीटों पर हुआ था। किसके द्वारा कराया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा करवाया गया था। कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए है सीधे जनता के द्वारा, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, सी है भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन से और डी है प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था वह हुआ था प्रांतीय सभाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में चुने गए प्रथम संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, और वो भी कैसे, तो स्थायी। कैसे, स्थायी। तो चलिए, ऑप्शन है आपके सामने, बी आर अम्बेडकर, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है एस राधाकृष्णन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा की कुल 3 बैठकें हुई थी, जिन्हें 9, 11 और 13 क्रमशः 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 को ये तीनों बैठकें आयोजित होती हैं। देखिए, यहाँ पर हर चीज़ लिख पाना संभव नहीं होता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो 9 दिसंबर 1946 को गठित हुई संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता भी आपके सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की जाती है। ये उस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं, इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। देन इसके तुरंत बाद 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती है तो सर्वसम्मत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो इस प्रकार आपके स्थायी और अस्थायी इन दोनों प्रश्नों को क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है तो उस दिन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आपका जनवरी 1947 में अपना लिया जाता है, जो आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना का आधार बनता है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन थे वह आपके लगभग कंप्लीट होते हैं, और इसके और भी क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो मेक श्योर इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।